हम सब इंजन के वर्ड से फेमिलियर हैं। ये कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। सादी कार्नोट ने एक प्रोसेस डिवाइस किया हमारे लिए जो कि कार्नोट इंजन या हीट इंजन कहलाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंजन से हम फेमिलियर हैं। मिसाल के तौर पे कार का इंजन, मोटरसाइकिल इंजन या फिर रेलवे इंजन। ये तमाम इंजन जो है इसी हीट इंजन के, कार्नोट इंजन के उसूल पर काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर जेट इंजन या हवाई जहाज़ का इंजन शामिल नहीं है, क्योंकि ये एयर जेट के उसूल पे काम करता है। यानी अगर एयर बहुत ही छोटी जगह से बहुत प्रेशर से बाहर निकलती है तो एज अ रिज़ल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है उसे। तो इस उसूल पे ये काम करता है। जबकि सादी कार्नोट का जो कार्नोट इंजन है, जो हीट इंजन, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के उसूल पर काम करता है, जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हीट इंजन या हरारती इंजन होता क्या है? किस मशीन को हम इंजन कहते हैं? तो ऐसी कोई भी मशीन जो हीट एनर्जी यानी हरारती तवानाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम हीट इंजन कहते हैं, या इन जनरल सिर्फ इंजन कहते हैं, मसलन रेलवे इंजन, कार, मोटरसाइकिल वगैरह। तो इन प्रिंसिपल किसी भी इंजन के जो सबसे ज़रूरी अज्जा होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स, तो एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास एक हीट हॉट बॉडी होनी चाहिए, जो कि हम इसको हम हीट सोर्स भी कहते हैं। ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि यहाँ से हमारा इंजन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हरारत को, और उसको काम में लाएगा, कन्वर्ट करेगा। दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस यानी अमलकार मादा। ये कोई ना कोई गैस होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारा इंजन का प्रोसेस होगा तो किसी गैस वगैरह को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो ये वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है। तीसरा है कोल्ड बॉडी या ठंडा जिस्म। ये वो समझ लें आप ऑब्जेक्ट है कि जो एक्सपेल की हुई हीट जो काम वर्क के बाद बच जाएगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जो प्रिंसिपल हमारे इस इंजन में यूज़ होता है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या हरकियात का दूसरा कानून। इस कानून की आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी मुख्तलिफ अंदाज से। यहाँ पे आपके लिए वो स्टेटमेंट लिखी गई है जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे टॉपिक से और जो थोड़ी ईजिली समझ में भी आती है। तो हरकियात का दूसरा कानून हमें ये बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द गिवन हीट इनटू वर्क। यानी हम जो भी इंजन बना रहे हैं, जो भी मशीन बना रहे हैं, उसको हम जितनी भी हरारत प्रोवाइड करें, तमाम की तमाम हरारत को हम काम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी 100% काम नहीं ले सकते। कुछ न कुछ हरारत हमारी ज़रूर ज़ाया हो जाएगी, जो कि कोल्ड बॉडी की तरफ चले जाएगी। ये हमारी समझ लें एक नेचर की तरफ से इम्पोज़्ड की हुई हमारे ऊपर एक ये कंस्ट्रेंट है जिसको हमें फ़ॉलो करना ही है। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस के ऊपर बेस करता है इन प्रिंसिपल कोई भी हीट इंजन। सबसे पहले इसमें होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या हम तपशी फैलाव। ये इसको हम तपशी आइसोथर्मल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा एक्सपेंशन है कि जिसके अंदर एक्सपेंशन तो होता है हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से, लेकिन जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो गैस वगैरह, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर सेम रहता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये हमारे पास एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है। ब्लैक कलर में पिस्टन है, जो एरो आपको बता रहे ऊपर की तरफ मूव करता है। ये जो पोजीशन ए है, शुरू में पिस्टन इस पोजीशन पे था, यानी गैस का वॉल्यूम कम था। तो उस वक्त जो गैस की स्टेट थी वो उसको हमने P1 V1 और T1 से शो किया, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और 1 का मतलब है इनिशियल स्टेट। जब ये ग्रेजुअली स्टेडीली पॉइंट बी पर पहुंचा तो अब इसका प्रेशर कम होके P2 हो चुका है, वॉल्यूम V2 हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर T1 ही है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें चेंज करना अलाउड नहीं है। तो इस एक्सपेंशन के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो इसने, जो हमारा हरारत का मंबा या हीट रिजर्वायर आपको नीचे नज़र आ रहा है, रेड कलर से हमने शो किया, इससे इसने एब्जॉर्ब की। और इसके बाद ये एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ। तो इसलिए हीट हमारी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो हीट हमारी काम में पिस्टन को ऊपर मूव करने में यूज़ हुई वो इसने हीट सोर्स से एब्जॉर्ब कर ली। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट ए से बी तक आने में प्रेशर इसका रिड्यूस हुआ है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, और वी ये वॉल्यूम है, ये इसका बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कर्व है जो कि टिल्ट है डाउन की तरफ, और एरो बता रहा है ए से बी की तरफ ये प्रोसेस गया है। इस कर्व को हम आइसोथर्म भी कहते हैं।
सेकंड प्रोसेस जो अब फॉलो करना है इसी सेम सिलेंडर ने, वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन या हर नागुजार फैलाव। ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान सिस्टम का दरजाना गिर जाता है, हर नागुजार फैलाव कहलाता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन वो ये है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। यानी अगर हम अपने सिलेंडर को देखें जो पॉइंट सी तक पहुंच चुका है, तो अब हमने इसको हीट इंसुलेटर पर रख दिया है, जो नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है जो है कि हीट इंसुलेटर पर, यानी अब मज़ीद हॉट रिजर्वायर हटा के हमने इसको हीट इंसुलेटर पर रख दिया और अब इसमें हीट को एब्जॉर्ब करना अलाउड नहीं। तो अब जब पॉइंट बी से अब पॉइंट सी तक ये गया है, तो अब क्योंकि इसके पास हीट प्रेशर इसका रिड्यूस होकर P3 बन चुका है, वॉल्यूम बढ़ के V3 हो चुका है और टेम्परेचर अब कम हो गए T2 हो चुका है, टेम्परेचर चेंज हो चुका है। वजह यह है कि अब इसके पास हीट रिजर्वायर नहीं था जिससे एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता। लिहाजा इसका जो अपना टेम्परेचर था उसी की हीट को यूज़ करते हुए B से C तक का वर्क हुआ है। लिहाजा इस वर्क में इस्तेमाल होने की वजह से टेम्परेचर, इसकी हीट एनर्जी कम हो गई, इस वजह से टेम्परेचर कम हो गया। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो बी से सी तक का प्रोसेस आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। तो आप देखें कि ये भी तकरीबन मिलता जुलता ग्राफ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है। इसका जो स्टीपनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है। और ये भी दरअसल इसके अंदर भी आप देखें कि प्रेशर रिड्यूस हुआ है और वॉल्यूम बढ़ा है। तीसरा प्रोसेस जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन या फिर हम तपशीप सुखड़ाव। ये एक ऐसा आइसोथर्मल के वर्ड से आप समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर टेम्परेचर का चेंज होना अलाउड नहीं है। अब अगर हम अपने सिलेंडर को देखें तो ये सी से किसी और डाउन आके किसी और स्टेट पोजीशन डी पर आ चुका है। अब इस डी पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़कर P4 हो चुका है, वॉल्यूम कम होकर V4 हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी T2 ही है जो कि पॉइंट सी पर था, पोजीशन सी पर। क्योंकि ये जो कंट्रैक्शन या कंप्रेशन हो रहा है ये हम तपशी है, यानी इसके अंदर आपको टेम्परेचर चेंज करना अलाउड नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ कि जब कंट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ और कंट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से उसकी हीट बढ़नी शुरू हुई, तो ये हमने इसको एक हीट एब्जॉर्बर या हीट सिंक के ऊपर रख दिया है जो हरारत जाज़िब है, हरारत जज़्ब करेगा। और जब ये नीचे की तरफ ये हम इसको मूव करते हैं, ये मूव होता है तो इसका टेम्परेचर इसमें जो भी इंक्रीज़ होता है वो एक्सपेल हो जाता है हीट सिंक की तरफ, लिहाजा इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाता। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये एक असेंडिंग कर्व है, यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ सी से बी की तरफ, एरो देख सकते हैं आप, सी से बी की तरफ है और एक्चुअली यहाँ पे बी की जगह डी होना चाहिए, ये बी हो गया। और ये इस वक्त क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ रहा है, एरो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट प्रोसेस है हर नागुजार सुखड़ाव या एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी अगर हम अगेन अब इसके अंदर हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्योंकि हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता तो टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर हम कंप्रेशन करें। तो हम यहाँ पे सिलेंडर को देखें कि यहाँ पे पोजीशन ए पर दोबारा आ चुका है जहाँ से इसने प्रोसेस स्टार्ट किया था चौथे हमारे प्रोसेस में, और इसका टेम्परेचर दोबारा P1 हो चुका है, मज़ीद बढ़कर P1 हो चुका है, वॉल्यूम कम होकर V1 हो चुका है और टेम्परेचर कम होकर दोबारा T1 हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब इसको हमने कहाँ किस पे रख दिया था, हीट रिजर्वायर पर, और ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पे वापस आ चुका है। टेम्परेचर इसका बढ़ के T1 हो गया और वॉल्यूम पे प्रेशर V1 और वॉल्यूम V1। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्टीप असेंडिंग कर्व है जो कि डी से ए की तरफ जा रहा है और इस ग्राफ को हम एडियाबैट कहते हैं। तो ये ग्राफ का असेंडिंग कर्व क्या शो कर रहा है, दोबारा आप देखें डी से ए पर, ए जो कि हमारी इनिशियल कंडीशन थी, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन थी, वहाँ तक पहुँच चुका है। तो अगर हम इन चारों ग्राफ को एक प्रोसेस के शक्ल में लिखें तो हमारे पास ये फिगर हासिल होती है जिसमें ए से बी तक पहले गए, फिर बी से सी तक, ए से बी तक अगेन आप रिकॉल कर लें कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ए से बी तक आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ और ये बी से सी तक आए। अब दोनों में देखें कि डिसेंडिंग कर्व्स हैं और उसके बाद जब सी से डी तक हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ
तो इसके अंदर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कर्व एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सी से डी तक आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और डी से ए तक फिर हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो दोबारा हम ए पोजीशन पर, ए लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है ये कार्नोट साइकिल भी कहलाता है। और इस कर्व के दरमियान जो ये शेडेड एरिया है, जो एरिया कर्व कवर हुआ है, ये तमाम टोटल किए गए वर्क को शो करता है। जितना भी वर्क इस इंजन ने किया है, हमें आउटपुट प्रोवाइड किए, इसको शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीवी कर्व है, इसमें जो हाईलाइटेड रीजन है, उसके अंदर जो एरिया कवर हुआ है, वो दरअसल इसकी आउटपुट या फिर इसके वर्क डन को शो करता है। अब हम इसकी अगर एफिशिएंसी निकालना चाहें तो इसके लिए हमें पता है कि इंजन ने जो वर्क किया है वो दरअसल हीट जो एब्जॉर्ब की और हीट जो एक्सपेल की, उसको अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की और जो एक्सपेल की हीट सिंक की तरह वो कम थी, तो बाकी हीट कहाँ गई? बाकी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, जो हमें इसने मोशन की शक्ल में दिया। तो वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 कौन सी हीट है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंजन। और Q2 क्या है? हीट एनर्जी एक्सपेल्ड बाय द इंजन। और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से की थी इसने? इसने हीट एब्जॉर्ब की थी आपके जो हीट सोर्स था, हॉट रिजर्वायर, और जो इसने एक्सपेल की है वो कोल्ड रिजर्वायर या हीट सिंक की तरफ एक्सपेल की थी। और हमें ये बात ध्यान में रखेंगे, Q1 Q2 से ज़्यादा है। हमें पता है कि किसी की मशीन की एफिशिएंसी के लिए, उसके लिए हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट हमें पता है वर्क है, और इनपुट वो हीट एनर्जी जो हमने उसको प्रोवाइड की थी। सिंबल्स में लिखें तो आउटपुट है W, और अपॉन में Q1 वो हीट है जो इसने एब्जॉर्ब की हॉट रिजर्वायर से। और अगर हम वर्क की जगह उसका, अभी हमने जो पीछे देखा उसका जो डिफरेंस वाला फार्मूला, तो वर्क हमें पता है Q1 माइनस Q2 के बराबर है, और अपॉन में Q1 पहले से लिखा है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हमें हासिल होगा। और इसी फार्मूले को हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों T1 और T2 जो टेम्परेचर्स थे, T1 और फाइनल टेम्परेचर T2, ये किस पे डिपेंड करता है? ये हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है एक्चुअली। T1 और T2 किसके टेम्परेचर है? हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर्स। तो इनको हम टेम्परेचर की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। और अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? इससे कैलकुलेशन से जो हासिल होगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज एफिशिएंसी हासिल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा, और अगर कुछ क्यूरीज हैं, कुछ सवालात हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ शेख है, और ये मेरा चैनल MK लेक्चर्स है जो आप देख रहे थे। थैंक